आज के क्लास में हम लोग न्यूक्लियस देखेंगे। न्यूक्लियस जो होता है वो आपका सेल के सेंटर में पाया जाता है और इसीलिए इसका नाम न्यूक्लियस पड़ा, सेंटर पे प्रेजेंट होता है। और इसे सबसे पहले खोजा गया रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा और नामकरण किया गया। थोड़ा सा इसको हम पहले स्लाइड में देख लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर को, उसके बाद आपको डिटेल से इसको हम यहाँ पर बोर्ड पे देख लेंगे। एक मिनट, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस को हम कंप्यूटर से दिखाना चाह रहे हैं आपको। देखिए एक सेल है, ये यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल में आप देख रहे होंगे ये नीला जैसा कुछ रचना नजर आ रहा है, जिसके चारों तरफ जो है ना वो आपका ट्यूबुलर बॉडी लिपटा हुआ है। ये जो ट्यूबुलर बॉडी है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और ये जो नीला जैसा रचना जो नजर आ रहा है गोलाकार, ये न्यूक्लियस है जिसका एक स्लाइड काटा हुआ है। अब इसको हम जरा सा देखते हैं इलेबोरेट करके, इनलार्ज करके। इसमें जब हम अंदर आते हैं न्यूक्लियस में, जब घुसते हैं तो न्यूक्लियस में सबसे बाहर में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या इन्वेलप पाया जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या इन्वेलप जो होता है दो लेयर का बना होता है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, और बीच में पेरी न्यूक्लियर स्पेस होता है। इस पूरे के पूरे रचना को हम एक साथ न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं। न्यूक्लियर इन्वेलप में पोर्स पाए जाते हैं, रैंडमली अरेंज्ड होते हैं उस पे, और वो प्रोटीन से सराउंडेड होते हैं, प्रोटीन के द्वारा गार्डेड होते हैं। ये जो प्रोटीन गार्डेड जो पोर्स होते हैं उनको न्यूक्लियर पोर कहते हैं। ये टूबे रास्ता का काम करते हैं, किसके लिए? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। ये जो न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल्स है उसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और इस न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म जो बाहर में है साइटोप्लाज्म, दोनों के बीच में मटेरियल्स के एक्सचेंज का ये काम करता है, रास्ता का काम करता है न्यूक्लियर को। तो ये न्यूक्लियर इन्वेलप के बाद जब हम अंदर जाएंगे तो यहाँ पर उलझा हुआ स्ट्रक्चर्स पाया जाता है, थ्रेड लाइक ढेर सारा। इसको हम लोग कहते हैं क्रोमैटिन रेटिकुलम। लेकिन जब सेल डिवीजन होता है या सेल डिवीजन का समय आता है तो ये जो आपका क्रोमैटिन रेटिकुलम है ये सुलझा हुआ नजर आता है, धागा रूप में नजर आता है, और उन्हें हम क्रोमोसोम कहते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ एक जो है ना वो आपका सुलझा हुआ जैसा नजर आ रहा है, उसको क्रोमोसोम कहते हैं। सेपरेटेड होता है और सबको देखा जा सकता है। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो आपका क्रोमोसोम है ये डीएनए का बना होता है। और मनुष्य के न्यूक्लियस के अंदर जो है करीब करीब 2 मीटर का आपका डीएनए होता है, जो इससे छोटे से न्यूक्लियस में पाया जाता है। बीच में एक डार्क रचना नजर आ रहा होगा आपको न्यूक्लियस के अंदर, इसको हम ये न्यूक्लियोलस कहते हैं। ये न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियस के अंदर जो डार्क बॉडी है उसका नाम है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस की संख्या एक या एक से अधिक भी हो सकती है। न्यूक्लियस के अंदर में वो जो आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जस्ट उससे सटा हुआ कुछ देखिए व्हाइट जैसा कुछ प्रोटीनस स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा। ये एकदम न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के जस्ट सटा हुआ है नीचे में, देखिए ये, इसको न्यूक्लियर लैमिना कहते हैं। लैमिना ये प्रोटीनस स्ट्रक्चर होता है जो पाया जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अंदर के तरफ या इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे चिपका हुआ या सटा हुआ। अब हम आगे अगर हम बढ़े न्यूक्लियस के अंदर तो उसको हम पहले बोर्ड पे देख लेते हैं न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को, और उसके बाद जो है ना बाकी बातों को फिर देखते हैं। तो आते हैं बोर्ड पर। पहले किसने की? तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा ये किया गया था 1831 में। न्यूक्लियस जो होता है वो मास्टर ऑर्गेनेल कहलाता है। न्यूक्लियस के काम को अगर समझना है तो ऐसे समझ लो, जिस प्रकार से किसी भी स्टेट का, किसी भी जिला का, किसी भी राज्य का या फिर देश का, कंट्री का कोई मुखिया होता है जो सभी के कामों को कंट्रोल करता है, सभी के गतिविधियों को नियंत्रित करता है, देखता है। ऐसे ही हमारा जो सेल है उसके अंदर कई ऑर्गेनेल्स हैं, कई जो है ना कई काम एक साथ होते रहते हैं। उन कामों को एक साथ क्या करता है, गतिविधियों को एक साथ कंट्रोल जो करता है, उस रचना का नाम है न्यूक्लियस।
तो न्यूक्लियस क्या है? वो रचना है जो हमारे सेल के अंदर होने वाली सारी की सारी गतिविधियों को क्या करता है? नियंत्रित करता है। और इसीलिए इसको मास्टर ऑर्गेनेल कहते हैं, है ना, मैनेजर नहीं, मास्टर। मैनेजर का मतलब होता है किसी के अंदर में रहने वाला। ये किसी के अंदर में नहीं है, बल्कि ये खुद सेल के दूसरे ऑर्गेनेल्स के को अपने अंडर में रखता है, उसके एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, उसके एक्टिविटी गतिविधियों को सुपरविजन करता है। अब आपके मन में आएगा कि आखिर ये सुपरविजन करता कैसे है, इसके पास होता क्या है कि ये कंट्रोल करता है? तो इसके पास ये जो आपको रेड से हम दिखा रहे हैं, क्रोमैटिक रेटिकुलम, जो कि डिवीजन के समय में क्रोमोसोम में बदल जाता है, इसमें डीएनए होता है और इस डीएनए के मदद से सारे के सारे सेल्स के गतिविधियों को ये क्या करता है? नियंत्रित करता है। देखिए, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस जो होता है वेल डिफाइंड होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है या न्यूक्लियर इन्वेलप से घिरा होता है। जैसा कि अभी हम लोग देखें कि न्यूक्लियर इन्वेलप जो होता है उसमें तीन रचना आपको नजर आ रहा है, या तीन स्ट्रक्चर को हम लेवलिंग कर सकते हैं। एक आउटर मेम्ब्रेन, बीच में पेरी न्यूक्लियर स्पेस, और सबसे अंदर में इनर मेम्ब्रेन। इस तीनों को एक साथ न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं। दोनों के दोनों मेम्ब्रेन एक दूसरे से क्लियर कट अलग है। जहां तक आपको वो आपका पोर लाइक स्ट्रक्चर पाया जा रहा है या मिल रहा होगा, इसको कहते हैं न्यूक्लियर पोर। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। अधिकांश सेल, इस संसार के अधिकांश जो सेल्स होते हैं वो यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब प्रत्येक सेल में केवल एक न्यूक्लियस पाया जाता है। कॉमन उदाहरण आपके बॉडी का सेल्स है, या प्लांट सेल्स भी अधिकांश जो होते हैं वो कैसे होते हैं? यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। अधिकांश जो आपके बॉडी के सेल्स हैं वो कैसे होते हैं? यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, कुछ एक को छोड़कर। लीवर वगैरह का सेल जो है ना, कई बार बाइन्यूक्लिएटेड हो जाता है, या मल्टीन्यूक्लिएटेड भी आपके कई जगह मिलेंगे। जैसे WBC आपका वो क्या है, कुछ WBC जो होता है वो मल्टीन्यूक्लिएटेड होता है। अभी हम यहाँ पर बात करें, कुछ जो सेल्स होते हैं वो बाइन्यूक्लिएटेड होते हैं, अर्थात 2 न्यूक्लियस पर सेल पाया जाता है, जैसे कि पैरामीशियम कॉमन उदाहरण है, आप देख सकते हैं। मल्टीन्यूक्लिएटेड जो आपका सेल्स है वो आपका उसमें आपका पर सेल में काफी अधिक संख्या में न्यूक्लियस होता है, मतलब 3 या 3 से अधिक। ओपलिना जो है ना वो कॉमन है। आपके बोन में एक सेल है जिसका नाम है ओस्टियोक्लास्ट सेल। क्लास्ट, ओस्टियो मतलब होता है बोन, ये ध्यान रखिएगा, जहां भी ओस्टियो शब्द आएगा इसका मतलब होगा बोन, बोन। और क्लास्ट मतलब तोड़ने वाला, ब्रेकिंग, ब्रेकिंग मतलब बोन को तोड़ने वाला सेल। ओस्टियोक्लास्ट सेल जो होता है, जो कि आपके बोन में पाया जाता है, ये आपके बोन को तोड़ता है। और तोड़ने का मतलब ये होता है कि उसमें से मिनरल्स को हटाता है, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स को तोड़ के और मिनरल्स को हटा लेता है, जैसे कैल्शियम वगैरह को हटाता है, अगर आपके ब्लड में कभी कैल्शियम की कमी हो गई है। कई बार ये क्या करता है, बोन को छोटा कर देता है या खत्म कर देता है। तो ओस्टियोक्लास्ट जो सेल्स होता है ये बोन को तोड़ने वाला सेल्स होता है, और इसके एक सेल में 2 से लेकर 12 तक, मतलब 2 to 12 न्यूक्लियाई पाए जाते हैं प्रत्येक सेल में। और ये कैसे बनते हैं या इसका निर्माण कैसे होता है? तो आपका ब्लड में एक सेल है जिसका नाम है मोनोसाइट, WBC है एक तरह का। ये जो मोनोसाइट सेल है, ये सेल आपका क्या करता है, आपस में यूनाइट होकर, कई मोनोसाइट सेल आपस में यूनाइट हो जाता है, और यूनाइट करके क्या बनाता है आपका, ये ओस्टियोक्लास्ट सेल्स बनाता है। तो आपको हम मोनोसाइट सेल्स के बारे में बता रहे थे कि उसके चलते ये बनता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट में। तो अगला पॉइंट है कि कुछ एक जो आपके सेल्स होते हैं इस संसार में, उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है मैच्योरिटी के बाद। जैसे वो मैच्योर होते हैं उनका न्यूक्लियस समाप्त हो जाता है, और मोस्ट ऑफ द सेल्स ऑर्गेनेल्स जो होते हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड, वो भी आपका जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, हाँ, वो आपका धीरे धीरे समाप्त हो जाता है या कम हो जाता है। जैसे आरबीसी को देख लो, हम लोग के ब्लड में एक सेल है आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। वो जब मैच्योर होता है ना, तो उसमें देखा जाता है कि आरबीसी में न्यूक्लियस, मैच्योर आरबीसी में हम लोगों का न्यूक्लियस नहीं होता है। इवन फ्लोएम जो आप प्लांट का एक टिश्यू है, जिसको वेस्कुलर टिश्यू भी बोल सकते हैं, तो प्लांट वेस्कुलर टिश्यू में 2 था, फ्लोएम और कौन था, जाइलम।
तो ये जो फ्लोएम है ना, ये फ्लोएम में आप देखोगे तो क्या नजर आएगा, जो सीव ट्यूब होता है उसमें आपका सेल में न्यूक्लियस मैच्योर होने के बाद समाप्त हो जाता है। अगला बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस का। जैसा कि हम लोग पीछे देखें, यहाँ पर न्यूक्लियर पोर है, हेट्रोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन लिखे हैं। ये जो बात है उसको थोड़ा सा देख लो गंभीरता से। आप देख रहे होंगे क्रोमैटिन थ्रेड है जो आपस में उलझा हुआ है और उलझ के एक उलझा हुआ स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम कहते हैं क्रोमैटिक रेटिकुलम। जाल बना हुआ किसका, क्रोमैटिक रेटिकुलम का, तो क्रोमैटिन फाइबर्स का बना हुआ है। क्रोमैटिन फाइबर दो तरह का हो सकता है, कहीं कहीं पर देख रहे होंगे डार्क पूरा एकदम उलझा हुआ है और कहीं कहीं पर देखिए कम उलझा हुआ है ना, लाइट रूप में। तो जो कम उलझा हुआ है, लाइट एरिया है क्रोमैटिन रेटिकुलम में या क्रोमैटिक थ्रेड पर, क्रोमैटिन फाइबर पर, उसको कहते हैं यूक्रोमैटिन। और जो डार्क उलझा हुआ एरिया आपको नजर आ रहा है उसका नाम है हेटेरोक्रोमैटिन। हेटेरोक्रोमैटिन जो है और यूक्रोमैटिन दोनों को एक साथ हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिक फाइबर कहते हैं या क्रोमैटिन फाइबर कहते हैं। ये बना होता है न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर का, डीएनए और प्रोटीन फाइबर का, प्रोटीन का ये बना होता है। आप देख रहे होंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से आपको एक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर जुड़ा हुआ नजर आ रहा होगा और उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उस पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, न्यूक्लियोलस का बात तो कर लिए थे। साइटोप्लाज्म बाहर में है और अंदर में क्या है, इसमें जो लिक्विड भरा हुआ है उसका नाम क्या बता रहे थे, न्यूक्लियोप्लाज्म। इंटरफेज के समय में आपको ऐसा न्यूक्लियस नजर आएगा किसी सेल के में देखोगे इंटरफेज स्टेज। तो इंटरफेज स्टेज क्या है, वैसे स्टेज को हम इंटरफेज स्टेज कहते हैं जिसमें सेल जो है ना डिवाइड नहीं किया हो। सेल में जिस समय डिवीजन नहीं हुआ हो तो उस समय उसको बोलते हैं इंटरफेज स्टेज, या डिवीजन रुका हुआ हो तो उसको बोलते हैं क्या, इंटरफेज स्टेज। अब हम बात करते आगे न्यूक्लियर इन्वेलप का। न्यूक्लियर इन्वेलप जो है मेम्ब्रेन होता है, सेपरेट करता है कंटेंट को, न्यूक्लियस के कंटेंट को किससे, साइटोप्लाज्म से, है ना, साइटोप्लाज्म से अलग करता है। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दोनों एक दूसरे से क्लियरली आपका अलग अलग होता है और दोनों के बीच का जो स्पेस होता है उसको कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। अब हम आगे बढ़ते और फंक्शन देखते हैं इसका, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का या न्यूक्लियर इन्वेलप का।